गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अध्ययन करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग का दूसरा मेथड मैक्सम गिलबर्ट मेथड, जिसको चेन टर्मिनेशन केमिकल डिग्रेडेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था डीएनए सीक्वेंसिंग का फर्स्ट मेथड, जो कि सेंगर्स मेथड या डाइडिऑक्सी मेथड या चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता था। आज मैक्सम गिलबर्ट या केमिकल डिग्रेडेशन मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैक्सम गिलबर्ट मेथड is a method of DNA sequencing in which the sequence of a DNA fragment is identified by using chemicals which cut the DNA at specific points. So it is also called chemical degradation method of DNA sequencing. It is developed by Alan Maxam and Walter Gilbert in 1976 to 1977. What is the procedure of Maxam Gilbert method of DNA sequencing? In the first step, a fragment of DNA which is double stranded and that sequence is not you know do not know. आप देखिए इस डायग्राम में ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसकी सीक्वेंस आपको पता नहीं है। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो ये डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको अपन हाई टेम्परेचर पे या हाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो यह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा। या तो अपन इसको हाई टेम्परेचर देंगे 94 डिग्री सेल्सियस टू 95, या अपन इसको एल्कली ट्रीटमेंट जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है इनसे ट्रीट करेंगे तो ये सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप में अपन जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त हुए उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिसकी सहायता से ये अपने को दोनों अलग अलग टेम्पलेट डीएनए मिल जाएंगे। रन द सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स ऑन जेल एज द लाइटर फ्रेगमेंट बैंड विल मूव फर्दर देन द हैवी फ्रेगमेंट बैंड। जो हल्का डीएनए का फ्रेगमेंट होगा वो फास्टली मूव करेगा, जबकि जो हेवी फ्रेगमेंट है वो धीरे मूवमेंट करेगा। इसलिए जब अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में अपन उसकी जेल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो जो हेवी बैंड होगा उसका जो बैंड दिखाई देगा वो अपर होगा और जो आपका लाइट फ्रेगमेंट होगा उसका बैंड है वो नीचे दिखाई देगा। ये आगे बता भी रखा है जैसे हाउ विल वी नो विच वन इज द लाइटर स्टैंड, द बैंड हैविंग लार्जर नंबर ऑफ प्यूरिन्स वुड बी हेवियर, मीन जिसमें जितने ज़्यादा आपके प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो जो भी हो वो उसमें अगर जितने ज़्यादा होंगे तो वो फ्रेगमेंट भी लंबा होगा और हेवी भी होगा। आप इस डायग्राम में देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल। तो जो आपका ऊपर वाला फ्रेगमेंट है उसमें नंबर ऑफ प्यूरिन्स ज़्यादा है इसलिए वो हैवी स्ट्रैंड है, और जब अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो जेल में धीरे मूव करता है, जबकि नीचे जो आपका बैंड है वो लाइट फ्रेगमेंट है डीएनए का, इसलिए वो मूवमेंट ज़्यादा करता है और वो स्मॉल है। थर्ड स्टेप में अपन इनमें से जो भी दो अपने पास बैंड आए उनमें से कोई एक फ्रेगमेंट ले लेंगे और उसका जो फास्फेट ग्रुप है वो रिमूव कर देंगे 5 प्राइम एंड पे, और उसकी जगह अपन रेडियो एक्टिव लेबल्ड फास्फेट ग्रुप हैं वो एंजाइमेटिकली ऐड कर देते हैं। देखिए आप डायग्राम में इसके 5 प्राइम से फास्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया और उसके स्थान पे रेडियो लेबल्ड फास्फेट ग्रुप हैं वो ऐड कर दिए गए हैं।
radioactive labeling. Now put all the radioactively labeled fragments in tubes. रेडियोएक्टिव लेबल करने के बाद में जो आपका डीएनए टेम्पलेट है एक फ्रेगमेंट, उसको 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे या ले लेंगे। फिर उसके बाद में आता है केमिकल डिग्रेडेशन। ट्यूब फर्स्ट ट्यूब में अपन इंक्रीज टेम्परेचर एंड pH that would cause fragments to break down and dimethyl sulfate will be added that would make cuts at adenine and guanine positions। आप इस डायग्राम में देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, उसमें सबसे पहले अपन उसको हाई टेम्परेचर या एल्केली ट्रीटमेंट देंगे, तो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो केमिकल है डाइमिथाइल सल्फेट ऐड करके अपन ऐड करेंगे तो वो आपके एडिनिन और ग्वानिन वाले पोजीशन से कट कर देगा। जबकि सेकंड ट्यूब है उसमें अपन डाइमिथाइल सल्फेट और डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे तो वो केवल एडिनिन वाले पोजीशन से आपका कट करेगा। जबकि जो थर्ड टेस्ट ट्यूब हैं उनमें अपन जो आपके हाइड्रोजन और पिपरिडिन ऐड करेंगे तो वो आपके साइटोसिन और थायमीन वाले पोजीशन से कट कर देगा। इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड में फोर्थ टेस्ट ट्यूब है उसमें अपन हाइड्रोजन और पिपरिडिन के साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl ऐड करेंगे तो वो केवल आपका साइटोसिन वाले पोजीशन से कट करेगा। अब देखिए इनमें चारों में डिफरेंस हो गया। फर्स्ट वाले में है आपका अपन ने हाई टेम्परेचर और उसके साथ में डाइमिथाइल सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट दिया, जबकि जो सेकंड वाली है उसमें अपन केवल डाइमिथाइल सल्फेट और डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया तो वो केवल एडिनिन वाले पोजीशन से कट किया। जबकि थर्ड में अपन हाइड्रोजन और पिपरिडिन से ट्रीट किया तो वो आपका साइटोसिन और थायमीन वाले पोजीशन से कट करेगा या क्लीव करेगा। जबकि आपका जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है उसमें अपन हाइड्रोजन और पिपरिडिन के साथ में सोडियम क्लोराइड भी ऐड कर दिया तो वो केवल साइटोसिन से कट करेगा। तो ये अपने 4 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स से और ट्रीट किया। देखिए आप इसमें आफ्टर केमिकल डिग्रेडेशन वी वुड गेट फॉलोइंग रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम ईच ट्यूब। फर्स्ट ट्यूब में देखिए अपन ने जब उसको हाई टेम्परेचर और NaOH से ट्रीट करके अगर डाइमिथाइल से सल्फेट से ट्रीट किया तो वो आपके एडिनिन और ग्वानिन वाले कट पोजीशन से कट बना दिया। सेकंड में अपन ने केवल जो आपका है मिथाइल सल्फेट और डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया तो वो केवल ग्वानिन वाले पोजीशन के 5' साइड से ट्रीट कर दिया। फिर थर्ड टेस्ट ट्यूब जिसमें अपन ने हाइड्रोजन पिपरिडिन से ट्रीट किया तो वो आपके ग्वानिन और साइटोसिन के 5' साइड से हैं वो कट कर दिया। और चौथे में जो कि फोर्थ टेस्ट ट्यूब में उसमें अपन ने हाइड्रोजन और पिपरिडिन के साथ में सोडियम क्लोराइड से ट्रीट किया तो वो केवल आपके साइटोसिन के 5' साइड से कट कर दिया। इसलिए अपने को डिफरेंट साइज के हैं वो फ्रेगमेंट्स प्राप्त हुए। अब अपन इनकी जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इनके बैंड्स हैं वो अलग अलग प्राप्त होंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऑल ऑफ द फ्रेगमेंट्स फ्रॉम ईच 4 ट्यूब्स आर पोर इन जेल। सबसे पहले अपन ने जो 4 वेल हैं उनमें सबसे फर्स्ट ट्यूब वाला A+G जिसमें अपन ने NaOH हाई टेम्परेचर और डाइमिथाइल सल्फेट से ट्रीट किया था, उसका फर्स्ट वाले ट्यूब है वेल में उसको इंसर्ट किया। सेकंड जिसमें अपन ने डाइमिथाइल सल्फेट और डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया था उसका इंसर्ट कर दिया वेल में।
थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब का अपन ने थर्ड वेल में इंसर्ट कर दिया और फोर्थ वाली टेस्ट ट्यूब का अपन ने फोर्थ वेल में इंसर्ट कर दिया. 4 wells will be made on the gel. In first well, fragments from first tubes is pure, and in the second well, fragments from the second tubes, and so on. Fragments would separate on gel according to the size. Smaller fragments would move further than larger fragments. जो छोटा फ्रेगमेंट होगा वो जल्दी मूवमेंट करेगा, ज़्यादा मूव करेगा, जबकि जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा वो कम मूवमेंट करेगा. After placing radioactive film on the top of gel, radioactive level fragments would emit a spot at their position. तो देखिए अपन इनकी साइज का कैसे सीक्वेंस का पता लगाएंगे. जो A प्लस जी हैं उसके अपन उसका बैंड है वो A में भी आएगा और A प्लस जी वाले में भी उसको अपन रीड करेंगे A. क्या करेंगे? A. जबकि जिसका बैंड केवल A प्लस जी में आ रहा है उसको अपन रीड करेंगे G, और T प्लस सी में आ रहा है उसको अपन रीड करेंगे केवल T, और जिसका बैंड T प्लस सी और C दोनों में आ रहा है उसको रीड करेंगे C. समझ गए? मीन जो आपका A प्लस जी और A दोनों फर्स्ट और दोनों वेल्स में, फर्स्ट और सेकंड दोनों वेल्स में जो बैंड आएगा उसको अपन A रीड करेंगे, जबकि ओनली फर्स्ट वेल ट्यूब फर्स्ट जिसमें कि A प्लस जी आपको दिख रहा है उस बैंड को अपन केवल G रीड करेंगे. इसी प्रकार जैसे T प्लस सी थर्ड वेल ट्यूब थर्ड और ट्यूब फोर्थ C इन दोनों में बैंड आ रहा है उनको अपन C रीड करेंगे, जबकि केवल जो आपकी ट्यूब थर्ड T प्लस सी उसमें जो बैंड आ रहा है उसको अपन T रीड करेंगे. तो देखिए आप नीचे से आपका जो फर्स्ट A है उसका बैंड आपका A प्लस जी में भी आ रहा है और A में भी आ रहा है, तो अपन ने A इसको नोट कर दिया. फिर सेकंड आपका T प्लस सी में थर्ड वेल में आ रहा है उसको अपन ने T डिनोट कर दिया. थर्ड बैंड है आपका जो G A प्लस जी वाले में आ रहा है जिसको अपन ने G रीड कर लिया. फिर उसके बाद में C का आपका बैंड है वो T प्लस सी वाले में भी आएगा और C में भी आएगा उसको अपन ने C कर दिया. फिर नेक्स्ट बैंड वो भी आपका C और T प्लस सी दोनों में आ रहा है इसलिए इसको C. फिर जो आपका फिफ्थ बैंड है वो केवल A प्लस जी में आ रहा है इसलिए इसको G, एंड सो ऑन. अपन ने जो सेंगर्स मेथड में देखा था उसमें जो बैंड आ रहे थे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के थे, जबकि इसमें अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ले लिया. इसमें अपन ने एक्चुअल स्ट्रैंड लिया है और उसी की सीक्वेंस की है, इसलिए जो इसकी सीक्वेंस होगी वो ही आपके ओरिजिनल जो कि अपन ने फर्स्ट में लिया था उसकी सीक्वेंस के सेम होगी. इसमें अपने को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकालने की जरूरत नहीं है. जैसा आप रीड करो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो ही आपकी एक्चुअल सीक्वेंस होगी. तो देखिए अपन इसको भी रीड करेंगे नीचे से ऊपर की ओर 5 प्राइम टू 3 प्राइम साइड में और डीएनए सीक्वेंस का पता लगा लेते हैं. तो ये था आपका मैक्सिम गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंस. If we see the sequence on gel from 5 prime to 3 prime and compare it, it is the same sequence that we have at first. देखिए जो कि अपन ने फर्स्ट में लिया था उसकी सीक्वेंस ATGCCGTTA थी, और जो अपन ने सीक्वेंस की है उसकी सीक्वेंस भी यही है ATGCCGTTA. ऊपर वाले में आपकी एक्चुअल सीक्वेंस है जबकि नीचे वाले में अपन ने जो आइडेंटिफाई किया है जेल पे वो सीक्वेंस है. इसके एडवांटेज क्या है?
डायरेक्टली रीड प्यूरिफाइड डीएनए, इसमें ये मेथड है, उसमें डायरेक्टली अपन जो जेल पे आपके बैंड आ रहे हैं उनको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है। यूज्ड सीक्वेंस हेट्रोजीनस डीएनए एज वेल एज होमोपोलीमॉर्फिक पॉलीमेरिक सीक्वेंसेज, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके होमोजीनस डीएनए सीक्वेंस हो उसी की अपन सीक्वेंसिंग करें, आपके हेट्रोजीनस डीएनए की सीक्वेंस भी अपन कर सकते हैं। यूज्ड टू एनालाइज डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, यह मेथड है वो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी करने में भी काम में ली जाती है। यूज्ड टू एनालाइज एपिजेनिक मॉडिफिकेशन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, एपिजेनिक मॉडिफिकेशन को एनालाइज करने में और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर का पता लगाने में अपन इस मेथड को काम में लेते हैं। तो ये था आपका डीएनए सीक्वेंसिंग का मैक्सिमम डिकॉर्ड मेथड। थैंक यू।